तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार जेड 2। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है इसका जो पहला पार्ट है वो हमें बहुत पहले देखने को मिल चुका था और बहुत ही बेहतरीन अब तक की जितनी भी जोम्बीज मूवीज़ हमें देखने को मिली है। और यदि आप जोम्बी लवर होगे तो आपने वर्ल्ड वॉर जेड नाम की इस मूवी को देखा तो होगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उस समय के अंदर भी इसमें जो वीएफएक्स हमें देखने को मिले वो भी बहुत ही बेहतरीन थे। और स्टोरी तो हर एक ज़ॉम्बी मूवी के अंदर रहती है, वही इसमें स्टोरी हमें देखने को मिली है कि जो वायरस रहता है वो पूरी कंट्री के अंदर फैल जाता है और ये जो एजेंट रहता है वो इसकी वैक्सीन ढूंढता है और उसे आखिरकार इतने से सामना करने के बाद उसे एक तरह से जो वैक्सीन रहती हैं वो मिल जाती है, वो बना लेते हैं और इसी के बाद ये जो मूवी है ख़त्म होती है। और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट अब हमें 2024 में देखने को मिल सकता था लेकिन डिले कर दिया गया है। तो दोस्तों वो हमें 2025 में देखने को मिलेगा। और क्या कुछ जानकारी इसके बारे में निकल कर आई है सारी कुछ मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आप जल्द से जल्द उन्हें देख पाओ। तो बेल आइकन भी ऑन कर ले। अब इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकी एक्शन हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क फोस्टर ने किया है। इसकी पटकथा मैथ्यू माइकल कारनाहन, ड्रू गोडार्ड और डैमन लिंडेलोफ ने लिखी है, जो कारनाहन और जे माइकल स्ट्रेजिंस्की की एक कहानी है जो 2006 में इसी नाम के उपन्यास से प्रेरित है। मैक्स ब्रूक्स द्वारा। इसमें ब्रैड पिट ने गैरी लेन की भूमिका निभाई है, जो संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व अन्वेषक हैं जो अचानक ज़ोंबी सर्वनाश के समाधान की तलाश में दुनिया की यात्रा करते हैं, 12 मिरेल एनोस और जेम्स बैजडेल सहित सहयोगी कलाकारों के साथ। पिट के प्लान बी एंटरटेनमेंट ने 2007 में ब्रूक्स के उपन्यास पर फिल्म के अधिकार सुरक्षित कर लिए और स्ट्रेजिंस्की को लिखने के लिए और फोस्टर को निर्देशन के लिए संपर्क किया गया। 2009 में स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए कारनाहन को काम पर रखा गया था। दिसंबर 2012 में नियोजित रिलीज और $125 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ अगस्त में ग्लासगो और अक्टूबर में बुडापेस्ट में जाने से पहले जुलाई 2011 में माल्टा में फिल्मांकन शुरू हुआ। प्रोडक्शन को कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा और जून 2012 में रिलीज का तारीख को पीछे धकेल दिया गया और क्रू 7 सप्ताह की अतिरिक्त शूटिंग के लिए बुडापेस्ट लौट आया। डैमन लिंडेलोफ को तीसरे एक्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट को खत्म करने का समय नहीं था और ड्रू गोडार्ड को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था। सितंबर और अक्टूबर 2012 के बीच दोबारा शूटिंग हुई, जिससे बजट बढ़कर $190 मिलियन हो गया। हालांकि कुछ प्रकाशनों ने इसे $269 मिलियन तक सूचीबद्ध किया है। वर्ल्ड वॉर जेड का प्रीमियर 2 जून 2013 को लंदन में हुआ और इसे 35वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए चुना गया। इसका प्रीमियर 14 जून को न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में हुआ और 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। समीक्षाएं ज्यादातर सकारात्मक थीं, जिसमें पिट के प्रदर्शन और ज़ोंबी शैली के पुनरुद्धार के रूप में फिल्म की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी आलोचना की गई। कुछ लोगों ने जो महसूस किया वह एक विरोधी चरमोत्कर्ष और स्रोत सामग्री के प्रति वफादारी की कमी थी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसने $190 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $540 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली ज़ॉम्बी फिल्म बन गई। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद एक सीक्वल की घोषणा की गई थी, लेकिन कथित तौर पर बजट मुद्दों के कारण फरवरी 2019 में इसे रद्द कर दिया गया था। 13 कथानक। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषक जेरल्ड गैरी लेन, उनकी पत्नी कैरीन और उनकी 2 बेटियां राचेल और कोनी खुद को फिलाडेल्फिया में भारी ट्रैफिक में फंसा हुआ पाते हैं, जैसे शहर लाशों से घिर जाता है। इस अराजक स्थिति के दौरान गैरी ने देखा कि एक काटे गए व्यक्ति को संक्रमित ज़ोंबी में बदलने में केवल 12 सेकंड लगते हैं। भागने की बेताब कोशिश में परिवार नेवाक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां वे एक दयालु जोड़े और उनके छोटे बेटे टॉमी के साथ आश्रय ढूंढते हैं। अंततः उन्हें संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव
वह थियरी उमुटोनी द्वारा भेजे गए एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया गया। यह महसूस करते हुए कि टॉमी के माता पिता भी संक्रमित हो गए हैं, परिवार उसे अपने साथ ले आता है। फिर पूरे समूह को अटलांटिक महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाज पर ले जाया जाता है, जहां वैज्ञानिकों और सैन्य कर्मियों की एक टीम परिश्रमपूर्वक प्रकोप का अध्ययन कर रही है। इनमें एक वायरोलॉजिस्ट एंड्रू फासबैक भी शामिल हैं, जो दृढ़ता से मानते हैं कि प्लेग एक वायरस के कारण होता है और इसका टीका विकसित करने के लिए इसकी उत्पत्ति का पता लगाना महत्वपूर्ण है। जहाज से बेदखली के खतरे का सामना करते हुए गैरी अनिच्छा से अपने परिवार की रक्षा करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर फॉसबैक की सहायता करने के लिए सहमत हो गया। गैरी, फॉसबैक और एक नेवी सील एस्कॉर्ट दक्षिण कोरिया के कैंप हम्फ्रीज के लिए उड़ान भरते हैं, जहां इस स्थान पर लाशों की पहली रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिससे आगमन पर टीम पर हमला होता है। इससे फॉसबैक घबरा जाता है और अनजाने में अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। टीम को शिविर में तैनात अमेरिकी सैनिकों द्वारा बचाया जाता है और गैरी को पता चलता है कि संक्रमण उसके डॉक्टर द्वारा बेस में लाया गया था। एक CIA अधिकारी, जो वहां कैद है, गैरी को इजराइल की ओर ले जाता है, जहां मोसाद को वायरस के बारे में पहले से जानकारी थी और उसने एक सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया था। बेस से प्रस्थान के दौरान गैरी और पायलट लाशों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद भागने में सफल हो जाते हैं। जेरूसलम में गैरी का सामना मोसाद के एक उच्च पदस्थ अधिकारी जर्गन वार्मब्रुन से होता है, जो उसे इंटरसेप्ट किए गए संचार के बारे में सूचित करता है, जिससे पता चलता है कि भारतीय सैनिक लाशों से लड़ रहे हैं। यरूशलेम एक विशाल दीवार का निर्माण करके और शरणार्थियों को शहर के भीतर आश्रय लेने की अनुमति देकर खुद को बचाने में कामयाब रहा है। हालांकि शरणार्थियों का जोरदार जश्न ज़ोंबी को आकर्षित करता है, जिससे दीवार में दरारें आ जाती हैं। जैसे ही अराजकता फैलती है और शहर पर कब्जा हो जाता है, वार्मब्रुन इजरायली सैनिकों को गैरी के साथ उसके विमान में वापस जाने का निर्देश देता है। अफरा तफरी के बीच गैरी देखता है कि ज़ॉम्बीज़ एक बुजुर्ग आदमी और एक कुपोषित लड़के को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो ज़मीन पर स्थिर पड़ा हुआ है। जब गैरी के एस्कॉर्ट्स में से एक, जिसका नाम सेगेन है, के हाथ पर काट लिया जाता है, तो वो संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए संक्रमित अंग को काट देता है। साथ में वे एक वाणिज्यिक विमान से भागने में सफल हो जाते हैं। गैरी ने थियरी को फ़ोन किया और उनसे विमान को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वामित्व वाले कार्डिफ में एक चिकित्सा अनुसंधान सुविधा की ओर पुनर्निर्देशित करने का अनुरोध किया। यात्रा के दौरान एक छिपा हुआ ज़ोंबी मिलता है, जिससे यात्रियों के बीच संक्रमण तेजी से फैलता है। लाशों को खत्म करने के प्रयास में गैरी ने केबिन को तोड़ने और उन्हें बाहर निकालने के लिए एक ग्रेनेड विस्फोट किया, लेकिन दुर्भाग्य से विस्फोट के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गैरी और सेगेन दुर्घटना से बचने में कामयाब रहे, हालांकि गैरी अपनी सीट पर फंस गया और उसे चोटें आई हैं। सेगेन गैरी की सहायता के लिए आता है और साथ में वे कार्डिफ सुविधा के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। हालांकि गैरी अपनी चोटों के कारण होश खो बैठता है और WHO कर्मचारियों से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद 3 दिन बाद जागता है। वह WHO के वैज्ञानिकों के साथ अपना सिद्धांत साझा करते हैं, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ज़ॉम्बी उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो पहले से ही असाध्य रूप से बीमार या घायल हैं, क्योंकि वे संक्रमण के लिए उपयुक्त मेज़बान नहीं हैं। गैरी ने लाश के खिलाफ छलावरण के रूप में स्वस्थ व्यक्तियों को इलाज योग्य रोगज़ंक के इंजेक्शन लगाने का प्रस्ताव दिया है। दुर्भाग्य से रोगज़ंक के नमूने हु सुविधा के एक हिस्से में लाशों से संक्रमित हैं। गैरी, सेगेन और मुख्य डॉक्टर को प्रयोगशाला में अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ही गैरी जाने वाला होता है, एक अकेला ज़ोंबी उसका रास्ता रोक देता है, जिससे उसे खुद को इंजेक्शन लगाकर अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही गैरी दरवाज़ा खोलता है, उसका सिद्धांत सही साबित होता है, क्योंकि ज़ोंबी उसे अनदेखा कर देता है
जिससे उसे अपने कब्जे में रोगजंक नमूनों के साथ शेष लाश को सुरक्षित रूप से पारित करने की अनुमति मिलती है। गैरी और सेजिन फ्रिपोर्ट नोवा स्कोटिया में एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। एक टीका तुरंत बनाया जाता है जो ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ भेष बदलने का काम करता है। यह नागरिकों को संक्रमित क्षेत्रों को सुरक्षित रूप से खाली करने में सक्षम बनाता है और सेना को अधिक दक्षता के साथ लाशों से निपटने के लिए सशक्त बनाता है। कास्ट करें। जेरल्ड गैरी लेन के रूप में ब्रैड पिट, एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र अन्वेषक जो ज़ॉम्बी महामारी का इलाज खोज रहा है। गैरी की पत्नी कैरीन लेन के रूप में मिरेल एनोस। डेनियला कर्टिस सेगेन के रूप में, वास्तव में उसके नाम के बजाय उसकी सैन्य रैंक, जेरूसलम से गैरी का अनुरक्षण। कैप्टन स्पीके के रूप में जेम्स बैजडेल, दक्षिण कोरिया के कैंप हम्फ्रीज में तैनात एक अमेरिकी सेना रेंजर हैं। पूर्व सीआईए अधिकारी के रूप में डेविड मोज को उत्तर कोरिया की लाशों के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए कैंप हम्फ्रीज में कैद किया गया था। फना मोकोएना थियरी उमुटोनी के रूप में, संयुक्त राष्ट्र के एक अवर महासचिव, गैरी के पूर्व बॉस जो उसे वायरोलॉजिस्ट के अनुरक्षण के लिए नियुक्त करते हैं। डेविड एंड्रूज अमेरिकी नौसेना के कप्तान के रूप में उस जहाज के प्रभारी हैं जिसमें लेन परिवार को लाया गया है। कॉन्स्टेंस लेन, गैरी और कैरीन की छोटी बेटी के रूप में स्टर्लिंग जेरिन्स। रेचेल लेन, गैरी और कैरीन की बड़ी बेटी के रूप में अबीगेल हारग्रोव। पीटर कैपल्डी वेल्स में हू डॉक्टर के रूप में। वेल्स में पियर फ्रांसिस्को फेविनो को हू डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। रूथ नैगा वेल्स में हू डॉक्टर के रूप में। वेल्स में मोरिट्स ब्लेबेट्रू को WHO डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। जुर्गन वाम्ब्रन के रूप में लुडी बोकेन, एक उच्च पदस्थ मोसाद अधिकारी। ग्रेगरी फिटोसी C-130 पायलट के रूप में, जो गैरी को दक्षिण कोरिया से इज़राइल तक उड़ाता है। इसके अलावा एलिस गैबेल ने एंड्रू फॉसबैक की भूमिका निभाई है, जो एक जल्द ही मृत वायरोलॉजिस्ट है जिसे गैरी दक्षिण कोरिया ले गया था। मैथ्यू फॉक्स नौसेना के जहाज लेंस के चालक दल के सदस्य के रूप में दिखाई देते हैं, हालांकि उनके अधिकांश दृश्य अंतिम फिल्म से काट दिए गए थे। उत्पादन, विकास। 2008 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए मार्क फोर्स्टर को काम पर रखा गया था। लियोनार्डो डिकैप्रियो की प्रोडक्शन कंपनी एपियन वे प्रोडक्शंस के साथ बोली युद्ध के बाद ब्रैड पिट के प्लान बी एंटरटेनमेंट ने 2007 में मैक्स ब्रूक्स के उपन्यास के स्क्रीन अधिकार सुरक्षित कर लिए। 14 पटकथा का पहला ड्राफ्ट जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने काम को अनुकूलित करने में चुनौती की पहचान एक किताब से मुख्य पात्र बनाना जो ज़ोंबी युद्धों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के रूप में पढ़ी जाती है। 15 मार्क फोर्स्टर ने निर्देशन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और फिल्म को ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन 1974 जैसी 1970 के दशक की साजिश थ्रिलर की याद दिलाने वाला बताया। 16 स्ट्रेजिंस्की ने 2002 की जासूसी फिल्म द बॉर्न आइडेंटिटी को एक उपयुक्त तुलना के रूप में पहचाना और कहा कि फिल्म का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दायरा होगा जिसने राजनीतिक जोर बनाए रखा। 17 जब ब्रूक्स से फिल्म में उनकी भागीदारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका शून्य नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने पिट के लिए एक भूमिका का समर्थन किया। 18 और पटकथा लेखक के रूप में स्ट्रेजिंस्की के लिए स्वीकृति व्यक्त की। 19-20 ब्रूक्स ने कहा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन स्ट्रेजिंस्की ने इसे एक साथ जोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया। मैंने जो आखिरी ड्राफ्ट पढ़ा वह अद्भुत था। 21 मार्च 2008 में एक प्रारंभिक स्क्रिप्ट इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसके कारण आइंटेट कूल न्यूज़ ने इसकी समीक्षा की, जिसमें कहा गया कि नहीं, यह एक कठिन पुस्तक का एक अच्छा रूपांतरण है, बल्कि एक शैली परिभाषित कृति जो कर सकती है। देखिए, हम सब इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक ज़ॉम्बी फिल्म सर्वश्रेष्ठ चित्र सामग्री के रूप में योग्य है या नहीं। 22 स्क्रिप्ट को 2007 में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पटकथाओं की ब्लैक लिस्ट में जगह पाने के लिए पर्याप्त सम्मान मिला जो अभी तक निर्मित नहीं हुई थी। 23
टेट कूल न्यूज़ की समीक्षा में ये भी कहा गया है कि फिल्म शैलीगत रूप से चिल्ड्रन ऑफ मैन 2006 के समान प्रतीत होती है, जो गैरी लेन का अनुसरण करती है क्योंकि वो युद्ध के बाद की दुनिया की यात्रा करता है और ज़ोंबी युद्ध से बचे लोगों का साक्षात्कार लेता है जो आश्चर्यचकित होना शुरू कर रहे हैं यदि जीवित रहना किसी भी प्रकार की जीत है। 22 दिसंबर 2008 में स्ट्रेजिंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2009 की शुरुआत तक फिल्म का निर्माण शुरू हो जाएगा। 17 लेकिन मार्च 2009 में फोर्स्टर ने कहा कि स्क्रिप्ट अभी भी विकास में थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वर्ल्ड वॉर ज़ेड उनकी अगली फिल्म होगी या नहीं। 24 बाद में मार्च में अफवाहें सामने आईं कि प्रोडक्शन कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं और फिल्म शुरुआती प्री प्रोडक्शन में है। 25 फिर जून में फोर्स्टर ने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि फिल्म में देरी होगी, ये कहते हुए कि इसकी स्क्रिप्ट को अभी भी बहुत विकास की आवश्यकता है और यह अभी भी साकार होने से बहुत दूर है। 26 ब्रूक्स ने खुलासा किया कि जुलाई 2009 में मैथ्यू माइकल कार्नाहन द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यह शो एड निर्माता का इस प्रोजेक्ट में विश्वास है क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा निवेश किया जा रहा है। 27 पैरामाउंट पिक्चर्स और यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में घोषणा की कि फोर्स्टर को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था और पिट को मुख्य भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। 28 मार्च 2011 में वल्चर पर यह बताया गया कि पैरामाउंट एक सह वित्तपोषक की तलाश कर रहा था और संभवतः इसके बिना अनुकूलन पर रोक लगा देगा। 29 लेख में ये भी कहा गया है कि पैरामाउंट के सह फाइनेंसर डेविड एलिसन को अदालत में पेश करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक हफ्ते बाद ये बताया गया कि डेविड एलिसन के स्काइडेंस प्रोडक्शंस और 2 अन्य फाइनेंसरों के साथ गर्म और गहन बातचीत चल रही है। 30 प्री प्रोडक्शन अप्रैल 2011 में शुरू हुआ, जिसमें रॉबर्ट रिचर्डसन को सिनेमेटोग्राफर और निगेल फेल्प्स को प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में घोषित किया गया। 31 उसी महीने ये बताया गया कि फिल्मांकन स्थानों में पाइनवुड स्टूडियो और लंदन, इंग्लैंड शामिल होंगे। 32 इसके अलावा अप्रैल में मिरेल एनोस को गैरी लेन की पत्नी और उनके 2 बच्चों की मां के रूप में चुना गया था। 33 जून में जेम्स बैजडेल ने एक अमेरिकी सैनिक के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की, जो ज़ोंबी खतरे के प्रति अधिकारियों को सचेत करने की कोशिश करता है। 34 मैथ्यू फॉक्स और एड हैरिस ने बातचीत शुरू की और जूलिया लेवी बोकेन फिल्म में शामिल होने के लिए तैयार थीं। 35 ये बताया गया कि फिल्मांकन अगले महीने माल्टा में शुरू होगा और इसमें वेलेटा और 3 शहर शामिल होंगे। 36 कुछ दिनों बाद ये बताया गया कि फिल्मांकन अगस्त में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भी होगा। 37 शहर फिलाडेल्फिया के लिए दोग ना हो जाएगा, झूठी दुकानों का निर्माण किया जाएगा और सड़कों पर अमेरिकी कारें होंगी। 38 कथित तौर पर ग्लासगो को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कई महीनों तक सही शहर के केंद्र स्थान की तलाश के बाद चुना गया था। 37 फिलाडेल्फिया को फिल्म निर्माताओं के लिए राज्य कर क्रेडिट के बारे में अनिश्चितताओं के कारण पारित कर दिया गया था। 39 फिल्मांकन मूल रूप से ग्लासगो जाने से पहले इंग्लैंड के रॉयल ट्यूनब्रिज वेल्स में करने की योजना थी। 40 बाद में जून में विजुअल इफेक्ट्स हाउस सिनेसाइट ने घोषणा की कि वह महत्वपूर्ण मात्रा में शॉट्स पर काम करेगा। 41 महीने के अंत में ये बताया गया कि पिछली रिपोर्टों के बावजूद न तो फॉक्स और न ही हैरिस फिल्म में अभिनय करेंगे। समिट एंटरटेनमेंट में टाइलर पेरी के साथ एलेक्स क्रॉस में अभिनय करने की अपनी पूर्व प्रतिबद्धता के कारण फॉक्स के पास शेड्यूलिंग संघर्ष था। 42 हालांकि बाद में उन्हें फालमाउथ, कॉर्नवाल में विश्व युद्ध ज़ेड के दृश्यों को फिल्माते हुए देखा गया था। 43 फिल्मांकन जॉर्ज स्क्वायर, ग्लासगो में फिल्मांकन अगस्त 2011। $125 मिलियन से अधिक के अनुमानित बजट के साथ 29 विश्व युद्ध ज़ेड ने जुलाई 2011 में माल्टा में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की, जिसके कुछ दिनों बाद उत्पादन की पहली छवियां जारी की गईं। 44 फिल्मांकन अगस्त में ग्लासगो में स्थानांतरित होने वाला था,
उत्पादन कंपनी शूटिंग के लिए 2000 स्थानीय अतिरिक्त कलाकारों की भर्ती करना चाहती थी। 9 जुलाई को ग्लासगो में एक कास्टिंग कॉल पर कम से कम 3000 लोग आए, जो फिलाडेल्फिया के एक वित्तीय जिले में स्थापित एक दृश्य में शामिल होने के अवसर की उम्मीद कर रहे थे। 46 दृश्य फालमाउथ, कॉर्नवाल में भी फिल्माए गए। 47 इसके अलावा जुलाई में अभिनेता एलिस गैबेल को फॉसबैक नाम के एक पात्र के रूप में चुना गया था। 48 निवासियों के विरोध के बावजूद कुछ दृश्यों को दक्षिण लंदन के हेगेट एस्टेट में फिल्माया गया। 49 अगस्त में ब्रायन क्रैंस्टन ने फिल्म में छोटी लेकिन आकर्षक भूमिका में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण अंततः उन्हें बाहर होना पड़ा। इसके अलावा अगस्त में स्कॉटलैंड के ग्रेंजमाउथ में ग्रेंजमाउथ रिफाइनरी की परिधि पर एक सड़क के किनारे फिल्मांकन होने वाला था। सड़क की लंबाई के लिए चुना गया स्थान, जो शॉट के लिए महत्वपूर्ण था। 50 कुछ दिनों बाद पैरामाउंट ने घोषणा की कि फिल्म 21 दिसंबर 2012 को रिलीज होगी। 51 बाद में उसी महीने ग्लासगो में फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म के स्थान प्रबंधक ने कहा कि ग्लासगो को इसकी वास्तुकला, चौड़ी सड़कों और ग्रिड लेआउट के कारण चुना गया है। 52 ग्लासगो शूटिंग से पहले रॉयल फ्लीट सहायक जहाज आरएफए ऑगस्ट पर भी दृश्य फिल्माए गए थे। जहाज को यूएसएस मेडिसन में बदल दिया गया था, जिसमें फनल पर एक नया पेनेंट नंबर स्टेंसिल करना और अधिरचना में कुछ अमेरिकीवाद जोड़ना शामिल था। ऑगस्ट के नाविक स्टीवन मैकमेनमी ने कहा, जहाज रवाना हो गया और हमारे साथ 4 छोटे कैटमरैन जुड़ गए जिनका उपयोग कैमरों के लिए मार्कर के रूप में किया जा रहा था, ताकि बाद में युद्धपोतों को सीजीआई के साथ जोड़ा जा सके। 53 अक्टूबर में डेविड मोज को एक परित्यक्त जेल में रहने वाले कैदी के रूप में चुना गया था। 54 फिल्म निर्माताओं ने शुरू में रूस में सेट एक चरम युद्ध दृश्य को फिल्माने का इरादा किया था और चालक दल इसे फिल्माने के लिए बुडापेस्ट चले गए। 55 बुडापेस्ट में फिल्मांकन 10 अक्टूबर की शाम को शुरू हुआ। 56 उस सुबह हंगेरियन काउंटर टेररिज्म सेंटर ने उस गोदाम पर छापा मारा जहां फिल्मांकन के सामान के रूप में उपयोग के लिए बंदूकें पहुंचाई गई थीं। 56 असॉल्ट राइफलें, स्नाइपर राइफलें और हैंडगन एक निजी विमान से रातों रात बुडापेस्ट ले जाए गए थे, लेकिन फिल्म के निर्माता हंगरी के अधिकारियों के साथ डिलीवरी। दोस्तों पिछला जो पार्ट हमें देखने को मिला था वो हमें तकरीबन देखने को मिला था 2013 के अंदर, और इसकी लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा लगभग 56 मिनट इस मूवी की टोटल लेंथ थी। रेटिंग भी बहुत बढ़िया देखने को मिली थी। IMDb पर रेटिंग इसकी 10 में से 7 की है और रेड टोमेटोज पर इसकी रेटिंग 66% है। साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म पर यह भी प्रोवाइड है। हमें एक तरह से ये जो प्रोवाइड है मुख्य रूप से ये प्राइम वीडियो पर एक तरह से प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ पर यदि आपने प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो तो आप वहाँ पर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। बाकी यदि आप इसे और कहीं प्लेटफॉर्म से देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर आप इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो, और प्ले मूवीज़ और यूट्यूब दोनों जगह आप इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो। बाकी और भी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी अब इसके बारे में आगे मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वर्ल्ड वॉर Z को शुरुआत में पैरामाउंट और स्काईडांस द्वारा 21 दिसंबर 2012 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मार्च 2012 में इसे 21 जून 2013 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें पैरामाउंट ने जैक रीचर को दिसंबर 2012 की तारीख पर रिलीज करने का फैसला किया। 5174 इसका विश्व प्रीमियर 2 जून 2013 को लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में एम्पायर सिनेमा में आयोजित किया गया था। 75 6 जून को ब्रैड पिट ने अटलांटा, फिलाडेल्फिया, शिकागो और ऑस्टिन में फिल्म की स्क्रीनिंग में भाग लिया, सब एक ही दिन में। 76 फिल्म अपने वैश्विक लॉन्च से 2 दिन पहले 19 जून को एस्टन लेन में ग्लासगो के ग्रोसवेनर सिनेमा में रिलीज हुई थी। 77 और अगले दिन 35वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 78 कुल मिलाकर पैरामाउंट ने दुनिया भर में फिल्म के विपणन में $160 मिलियन खर्च किए। 10 होम मीडिया फिल्म को 24 सितंबर 2013 को ब्लू रे और DVD पर रिलीज किया गया था। ब्लू रे रिलीज में फिल्म का एक अनरेटेड वैकल्पिक कट शामिल है 79, जिसमें 7 मिनट की अतिरिक्त फुटेज शामिल है,
जिनमें से अधिकांश में हिंसा के अतिरिक्त क्षण शामिल हैं और एक्शन सीन में सस्पेंस। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में $202 और 41 सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $337 और 60 सेंट मिलियन, यानी दुनिया भर में कुल $540 मिलियन की कमाई की। 11 वैरायटी ने इसे सच्चा बॉक्स ऑफिस हिट कहा। 80 हालांकि डेडलाइन हॉलीवुड ने बाद में कहा कि यह मुश्किल से ही टूट पाई। 10 उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में $25 और 20 सेंट मिलियन कमाए। 81 जिसमें गुरुवार रात और आधी रात के शो से $3 और 60 सेंट मिलियन शामिल थे। 82 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $66 और 40 सेंट मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे स्थान पर रही। 83 उस समय यह उस फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत था जिसने पहले स्थान पर शुरुआत नहीं की थी। 85 $8 मिलियन के साथ द डे आफ्टर टुमारो 2004 के बाद 84 किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत था। ब्रैड पिट अभिनीत 83 और जून में रिलीज हुई फिल्मों में छठी सबसे बड़ी ओपनिंग। 85 अन्य क्षेत्रों में फिल्म ने अपने शुरुआती दिन गुरुवार 20 जून 2013 में $5 और 70 सेंट मिलियन की कमाई की। 82 और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $45 और 80 सेंट मिलियन की कमाई की और तीसरे स्थान पर रही। 83 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 288 आलोचकों में से 66% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, यह असमान है और स्रोत पुस्तक से अलग है, लेकिन वर्ल्ड वॉर ज़ेड अभी भी ब्रैड पिट से ज़ोंबी शैली में स्मार्ट, तेज गति वाले रोमांच और एक ठोस प्रदर्शन लाता है। 86 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 46 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 63 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 87 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी जोड़ का औसत ग्रेड दिया। 88 शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3.5 अंक देते हुए कहा, यह अत्यंत मनोरंजक है और लगभग बिना रुके एक्शन प्रदान करता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 3 अंक देते हुए कहा कि सस्पेंस जानलेवा है। 89 द गार्जियन के हेनरी बार्न्स ने फिल्म को ज़ोंबी शैली में बड़े पैमाने पर गंभीरता का प्रयास माना, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक एक्शन थ्रिलर हुआ। 90 वैरायटी के लिए लिखते हुए स्कॉट फाउंड्स ने फिल्म को ज़ोंबी मूवी कैनन के लिए आश्चर्यजनक रूप से स्मार्ट, मनोरंजक और कल्पनाशील जोड़ पाया, जो बड़े पैमाने पर पुनर्लेख पुनः शूट और अन्य पोस्ट प्रोडक्शन पैचवर्क के कुछ दृश्य संकेत दिखाता है। 91 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकॉथी ने कहा कि ब्रैड पिट एक वैश्विक ज़ोंबी विद्रोह के बारे में एक गहन सर्वनाशकारी तमाशे में एक सक्षम प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। 92 द न्यूयॉर्क टाइम्स के ए.ओ. स्कॉट ने कहा, यह व्यावसायिक मनोरंजन की सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उनके भीतर समय गुजारने के दिलचस्प तरीके खोजने की हर संभव कोशिश करता है। 93 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ तुरान ने टिप्पणी की कि वह युद्ध ज़ेड कुछ हद तक अलग अलग फिल्मों की एक श्रृंखला की तरह है और वह मोड़ जहां नई अंतिम कार्रवाई को कार्यवाही में शामिल किया गया था, वह अचूक है, लेकिन जब तक आप फिल्म के परेशान अतीत के बारे में नहीं जानते, आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह अस्तित्व में है। 94 एक नकारात्मक समीक्षा में न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जो न्यूमेयर ने कहा कि वर्ल्ड वॉर ज़ेड कोई ग्रीष्मकालीन थ्रिलर नहीं है। यह एक एनिमिक एक्शन फिल्म है जो निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए मृत अंगों की तरह उत्साह बढ़ाती है। 95 द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने सोचा कि फिल्म अपने परेशान विकास से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अंतिम उत्पाद में इसके बारे में विस्तृत बेकारता है और फिल्म में हिम्मत के बीच कोई दिल नहीं है। 96 द रैप के अलोंसो डुरल्डे ने कहा, संभावित मानव विलुप्त होने की भयावहता को चित्रित करने में इसकी सभी प्रभावशीलता के बावजूद
फिल्म के वास्तविक मानव इतने निष्प्राण हैं कि यह वीडियो गेम प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ का मूवी संस्करण भी हो सकता है। 97 प्रशंसा वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ 2013 फ्रेट मीटर पुरस्कार सर्वोत्तम विशेष प्रभाव विश्व युद्ध ज़ मनोनीत गोल्डन शमोज पुरस्कार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ डरावनी फिल्म मनोनीत साल का सबसे बड़ा आश्चर्य मनोनीत गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स ग्रीष्मकालीन 2013 ब्लॉकबस्टर ट्रेलर मनोनीत सर्वश्रेष्ठ समर ब्लॉकबस्टर 2013 टीवी स्पॉट मनोनीत हॉलीवुड फिल्म पुरस्कार हॉलीवुड मूवी पुरस्कार मार्क फोस्टर मनोनीत आईजीएन समर मूवी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ हॉरर मूवी विश्व युद्ध ज़ मनोनीत प्रमुख कला पुरस्कार मनोनीत रोंडो हेटन क्लासिक हॉरर अवार्ड्स सर्वोत्तम श्रव्य दृश्य तकनीक पैरामाउंट पिक्चर्स बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट मनोनीत उपग्रह पुरस्कार सर्वोत्तम दृश्य प्रभाव एंड्रू आर जोन्स जेसिका नॉर्मन मैट जॉनसन स्कॉट फरार मनोनीत टीन चवाइस अवार्ड्स चॉइस समर मूवी एक्शन एडवेंचर विश्व युद्ध ज़ मनोनीत 2014 40वां सैटर्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म जीत गया 98 35वां युवा कलाकार पुरस्कार फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी युवा अभिनेत्री अबीगैल हरग्रोव मनोनीत 99 वीडियो गेम फॉस्फोर गेम्स स्टूडियो द्वारा एक टाई इन मोबाइल गेम विकसित किया गया था और मई 2013 में iOS के लिए जारी किया गया था। ये गेम फिल्म का स्पिन ऑफ है जो डेनवर, क्योटो और पेरिस में सेट है और इसमें पात्रों की एक मूल भूमिका है। 100 अप्रैल 2019 को सेबर इंटरैक्टिव ने प्लेस्टेशन 4, विंडोज़ पीसी और एक्सबॉक्स वन के लिए इसी नाम का एक सहकारी तृतीय व्यक्ति शूटर गेम जारी किया, जिसमें न्यूयॉर्क, जेरूसलम, मॉस्को, टोक्यो और मार्सिले में दुनिया भर में सेट किए गए मिशन शामिल हैं। 101,102 अगली कड़ी रद्द कर दी गई। जनवरी 2012 में लॉस एंजल्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय मार्क फोर्स्टर और पैरामाउंट पिक्चर्स दोनों ने विश्व युद्ध ज़ेड को एक त्रयी के रूप में देखा, जिसमें डैमन की जेसन बॉन्ड श्रृंखला का ज़मीनी गन मेटल यथार्थवाद होगा। AMC के द वॉकिंग डेड के अस्थिर अंत समय के माहौल से जुड़ा हुआ। 103 फिल्म के निर्माण की समस्याओं के कारण भविष्य की किश्तों की योजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन जून 2013 में फिल्म की सफल शुरुआत के बाद पैरामाउंट ने घोषणा की कि वह अगली कड़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। 104 दिसंबर में ये बताया गया कि जे बाउना को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 105 और मई 2014 में स्टीवन नाइट को पटकथा लिखने के लिए तैयार किया गया था। 106 मई 2015 में ये घोषणा की गई थी कि सीक्वल 9 जून 2017 को रिलीज किया जाएगा। 107 लेकिन जनवरी 2016 में पैरामाउंट ने घोषणा की कि निर्देशक बाउना ने अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण परियोजना छोड़ दी है। 108 वैरायटी ने अगस्त 2016 में रिपोर्ट दी थी कि सीक्वल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन डेविड फिंचर ने निर्देशक बनने के लिए बातचीत शुरू कर दी है और अप्रैल 2017 में ये बताया गया कि फिंचर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब है। 109-1108 फरवरी 2017 को पैरामाउंट ने घोषणा की कि सीक्वल की शूटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है और 2018 या संभवतः 2019 तक रिलीज नहीं होगी। 111 जून 2017 में पैरामाउंट द्वारा फिंचर को सीक्वल के निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई, जिसमें ब्रैड पिट फिर से गैरी लेन की भूमिका निभाएंगे। 112 फिल्मांकन 2018 के अंत में शुरू होने वाला था। 113 हालांकि बाद में टेलीविजन श्रृंखला माइंडहंटर में फिंचर की भागीदारी के कारण इसमें बदलाव आया। 114 अक्टूबर 2018 में निर्माता डैडे गार्डनर ने पुष्टि की कि सीक्वल की शूटिंग जून 2019 में शुरू होगी। 115 और 5 देशों में प्रमुख फोटोग्राफी के लिए कई महीनों तक प्री प्रोडक्शन और स्टाफिंग की गई थी, लेकिन फरवरी 2019 में फिल्म रिलीज हो गई। रद्द
116 द हॉलीवुड रिपोर्टर के हवाले से एक सूत्र ने कहा कि चीनी सरकार द्वारा लाशों या भूतों वाली फिल्मों पर प्रतिबंध ही एकमात्र प्रमुख कारण था जिसके कारण पैरामाउंट ने अगली कड़ी को रद्द कर दिया। 117 नोट्स। रॉबर्ट रिचर्डसन को शुरू में इस भूमिका के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन फिल्म जैंगो अनचेंड 2012 के लिए उन्होंने प्रोडक्शन अचानक छोड़ दिया। प्रमुख फोटोग्राफी को पूरा करने के लिए न्यूटन थॉमस सिगल को प्रतिस्थापन के रूप में छोड़ दिया गया। बाद में व्यापक रीशूट के लिए बेन सैरसिन को लाया गया। एक समय पर रिचर्डसन को एकमात्र श्रेय दिया जाने वाला था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म की रंग ग्रेडिंग में काफी बदलाव किया गया है, तो उन्होंने फिल्म से अपना नाम हटाने के लिए कहा और सैरसिन को अंतिम श्रेय दिया गया। मार्क फोर्स्टर, जन्म 30 नवंबर 1969, एक जर्मन और स्विस फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। उन्हें फीचर फिल्मों मॉन्स्टर्स बॉल, फाइंडिंग नेवरलैंड, स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, क्वांटम ऑफ सोलेस, वर्ल्ड वॉर ज़ेड और क्रिस्टोफर रॉबिन के निर्देशन के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई टेलीविजन विज्ञापनों का भी निर्देशन किया है। वह बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित हैं। जीवन और करियर। फोर्स्टर का जन्म 30 नवंबर 1969 को जर्मनी के बवेरिया के न्यू उल्म जिले के आज इलेटिसन में हुआ था। जब फोर्स्टर 9 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता, एक जर्मन डॉक्टर और एक स्विस वास्तुकार, स्विट्जरलैंड चले गए। उन्होंने अपनी किशोरावस्था दावोस में बिताई, जो पूर्वी स्विट्जरलैंड में एक शीतकालीन रिजॉर्ट है, और साथ ही मध्य स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल इंस्टीट्यूट मोंटाना जुगबर्ग में भी बिताया। 1990 में जब वो 20 वर्ष के थे, फोर्स्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क चले गए। अगले 3 वर्षों तक उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के फिल्म स्कूल में दाखिला लिया और कई वृत्तचित्र फिल्में बनाईं। 1995 में वो हॉलीवुड चले गए और $10,000 में लाउंजर्स नामक एक प्रयोगात्मक कम बजट वाली फिल्म की शूटिंग की, जिसने स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता। एक फोर्स्टर की पहली फीचर लेंथ मोशन पिक्चर मनोवैज्ञानिक नाटक एवरीथिंग पुट टुगेदर 2000 थी, जिसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2. उनकी सफल फिल्म मॉन्स्टर्स बॉल 2001 थी, जिसमें उन्होंने मौत की कतार में खड़े एक व्यक्ति की पत्नी की भूमिका में अकादमी पुरस्कार विजेता हैली बेरी को निर्देशित किया था। फिल्म में बिली बॉब थॉर्नटन, हीथ लेजर, पीटर बॉयल और सीन कॉम्स ने भी अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म फाइंडिंग नेवरलैंड 2004 लेखक जेम बैरी के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 7 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। फोर्स्टर को उनके निर्देशन के लिए बाफ्टा, डायरेक्टर, स गिल्ड ऑफ अमेरिका और गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए। फोर्स्टर की अगली फिल्म थ्रिलर स्टे 2005 में इवान मैकग्रेगर और नाओमी वॉट्स ने अभिनय किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में $50 मिलियन के अनुमानित बजट पर $8 मिलियन USD की कमाई की। 3 स्ट्रेंजर देन फिक्शन 2006 विल फेरल अभिनीत एक अतियथार्थवादी रोमांटिक कॉमेडी एक महत्वपूर्ण सफलता थी। 4 फिल्म ने दुनिया भर में $54 मिलियन की कमाई की। 5 और विल फेरल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। इसके बाद फोर्स्टर ने बेस्ट सेलर खालिद होसैनी की द काइट रनर के रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसकी पटकथा दोबारा सहयोगी डेविड बेनियोफ ने लिखी थी और इसमें ब्रिटिश नवागंतुक खालिद अब्दुल्ला ने अभिनय किया था। फिल्म एक अफगानी अमेरिकी व्यक्ति पर आधारित है जो अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को बचाने के लिए युद्ध से तबाह देश लौटता है। द काइट रनर 14 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में $73 मिलियन की कमाई की। 6 इसने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन और फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बाफ्टा बोली भी अर्जित की। इसके अतिरिक्त फोर्स्टर ने 22वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस का निर्देशन किया,
जिसकी शूटिंग उनके 38वें जन्मदिन के तुरंत बाद 2 जनवरी 2008 को शुरू हुई, जिससे वो श्रृंखला के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए। गाय हैमिल्टन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो थे 41, जब उन्होंने फोर्स्टर के जन्म से 5 साल पहले गोल्डफिंगर का निर्देशन किया था। क्वांटम ऑफ सोलेस को यूनाइटेड किंगडम में 31 अक्टूबर 2008 को रिलीज किया गया था। 7-8 दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $586 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ ये फ्रेंचाइज के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉन्डर फिल्मों में से एक बन गई। 9. 2008 में फोस्टर सेट पर क्वांटम ऑफ सोलेस की शूटिंग कर रहे थे। फोस्टर ने ब्रैड पिट अभिनीत उपन्यास वर्ल्ड वॉर Z के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसकी घोषणा पैरामाउंट ने 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में की थी। 10 फिल्म ने 21 जून 2013 को $66 मिलियन से अधिक की कमाई की और दुनिया भर में $540 मिलियन से अधिक की कमाई की। आज तक ये ब्रैड पिट के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और अब तक की सबसे सफल ज़ोंबी फिल्म है। 11. फोस्टर ने ऑल आई सी इज़ यू की अपनी पटकथा का निर्देशन किया, जो एक अंधी महिला, ब्लेक लाइवली, और उसके पति, जेसन क्लार्क, पर आधारित एक दृश्य आधारित नाटक है, जो अपनी दृष्टि की बहाली पर अपने बारे में पहले से अनदेखे और परेशान करने वाले विवरणों की खोज करना शुरू करते हैं और उनकी शादी 2016 में रिलीज हुई। नवंबर 2016 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने घोषणा की कि फोस्टर विनी द पूह के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसका शीर्षक क्रिस्टोफर रॉबिन था। फिल्म का विश्व प्रीमियर 30 जुलाई 2018 को हुआ था और इसे 3 अगस्त 2018 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 12. फोस्टर ने विल स्मिथ के साथ जून 2018 में जर्मन अधिकार समूह टेलीपूल को खरीदा। 13-14 अक्टूबर 2020 में मैटल ने घोषणा की कि फोस्टर इसी नाम की फ्रेंचाइजी पर आधारित एक एनिमेटेड लाइव एक्शन थॉमस एंड फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन और निर्माण करेगा। 15 जनवरी 2022 में ये घोषणा की गई थी कि फोस्टर फाइंडिंग नेवरलैंड के पटकथा लेखक डेविड मैगी के साथ फिर से जुड़ेंगे और टॉम हैंक्स अभिनीत स्वीडिश फिल्म ए मैन कॉल्ड ओवे की अंग्रेजी भाषा की रीमेक ए मैन कॉल्ड ओटो का निर्देशन करेंगे। 16 फिल्मांकन फरवरी 2022 में पिट्सबर्ग में शुरू हुआ, जबकि सोनी पिक्चर्स ने यूरोपीय फिल्म बाजार में $60 मिलियन में विश्वव्यापी वितरण अधिकार हासिल कर लिया, जो दिसंबर 2022 में नाटकीय रिलीज के लिए किसी फिल्म के लिए बाजार में भुगतान किया गया अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। 17-18 जुलाई में फोस्टर को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए नील गैमन के फैंटेसी उपन्यास द ग्रेवयार्ड बुक के रूपांतरण के निर्देशक की घोषणा की गई थी। 19 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष, शीर्षक, निर्देशक, निर्माता, लेखक, टिप्पणियाँ। 1995 आराम कुर्सियाँ हाँ नहीं हाँ सेबेस्टियन रोश के साथ सह निर्देशित। 2000 सब कुछ एक साथ रखा हाँ नहीं हाँ। 2001 मॉन्स्टर्स बॉल हाँ नहीं नहीं। 2004 नेवरलैंड की तलाश हाँ नहीं नहीं कॉस्ट्यूम रूम वकर के रूप में कैमियो। 2005 रहना हाँ नहीं नहीं। 2005 सुएनो नहीं हाँ नहीं। 2006 कल्पित कथा के बजाय अजनबी हाँ नहीं नहीं। 2007 द काइट रनर हाँ नहीं नहीं। 2008 क्वांटम ऑफ सोलेस हाँ नहीं नहीं। डैमन लॉरेंस लिंडेलोफ, जन्म 24 अप्रैल 1973, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, हास्य पुस्तक लेखक और निर्माता हैं। उनकी प्रशंसाओं में उन्हें 12 नामांकनों में से 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार प्राप्त हुए। 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2. लिंडेलोफ को कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखलाओं के निर्माता और श्रोता के रूप में जाना जाता है, जैसे ABC विज्ञान कथा नाटक श्रृंखला लॉस्ट 2004-2010, HBO अलौकिक नाटक श्रृंखला द लेफ्टओवर्स 2014-2017, HBO सुपरहीरो सीमित श्रृंखला वॉचमैन 2019 और पीकॉक साइंस फिक्शन सीमित श्रृंखला मिसेज डेविस 2023। लिंडेलोफ CBS अपराध नाटक श्रृंखला नैश ब्रिजेस
2001 और NBC अपराध नाटक श्रृंखला क्रॉसिंग जॉर्डन 2001-2004 के लेखक भी थे। उन्होंने काउबॉयज एंड एलियंस 2011, प्रोमेथियस 2012, स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस 2013, वर्ल्ड वॉर ज़ेड 2013 और टुमारोलैंड 2015 फिल्मों का सह लेखन किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लिंडेलोफ का जन्म एंगलवुड, न्यू जर्सी में हुआ था, जो एक शिक्षक सुसान क्लाउसनर और एक बैंक मैनेजर डेविड हर्बर्ट लिंडेलोफ के पुत्र थे। 3-4 लिंडेलोफ की मां अशकेनाजी यहूदी हैं। उनका परिवार पोलैंड के बिलस्टॉक से है। उनके पिता के वंश में स्वीडिश, जहां उनके लिंडेलोफ परदादा का जन्म वेलिंगे, मालमोहस में हुआ था, नॉर्वेजियन, स्पेनिश और जर्मन शामिल थे। 5-6-7 लिंडेलोफ ने टीनेक में अपना बार मित्सवा मनाया, जहां उन्होंने आराधनालय में भाग लिया। 8 लिंडेलोफ टीनेक हाई स्कूल गए, एक ऐसा स्कूल जिसके विविध छात्र समूह को एक लेखक के रूप में अपने क्षितिज का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। 9 उन्होंने कहा है, मैं टीनेक में पला बड़ा एक यहूदी श्वेत बच्चा था, लेकिन साथ ही मेरे अफ्रीकी, फिलिपिनो और एशियाई दोस्त भी थे और शानदार शिक्षा प्राप्त करते हुए पूरे हाई स्कूल के दौरान उस अनुभव को पाना अद्भुत था। 8 उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फिल्म स्कूल में दाखिला लिया, बैंड पेटिंग ज़ू में संक्षिप्त प्रदर्शन किया और स्नातक होने के बाद लॉस एंजेल्स चले गए। करियर 1999-2003 प्रारंभिक करियर और सफलता। लिंडेलोफ के लेखन करियर को शुरुआती बढ़ावा 1999 में मिला, जब उन्हें उनकी पटकथा परफेक्शनिस्ट्स के लिए निकोल फेलोशिप के लिए सेमीफाइनलिस्ट के रूप में चुना गया था। 10 इससे पहले उन्होंने पैरामाउंट, फॉक्स और एलन लैड स्टूडियो में स्क्रिप्ट की समीक्षा पर काम किया था। 1999 में लिंडेलोफ ने ड्रामा सीरीज वेस्टलैंड और एंथोलॉजी सीरीज अनरेस्ट पर एक लेखक के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया। उन्हें CBS अपराध नाटक श्रृंखला नैश ब्रिजेस पर एक लेखक के रूप में अधिक ध्यान मिला, जिस पर उन्होंने 2000 से 2001 तक काम किया। इसके बाद उन्होंने NBC अपराध नाटक श्रृंखला क्रॉसिंग जॉर्डन को लिखा और निर्मित किया, जिस पर उन्होंने इसके तीसरे सीजन के अंत तक काम किया। 2004-2010 खोया और व्यावसायिक सफलता। मुख्य लेख लॉस्ट 2004 टीवी श्रृंखला। 2004 में लिंडेलोफ को ड्रामा सीरीज लॉस्ट में एक कार्यकारी निर्माता और श्रोता कार्ल्टन क्यूस के साथ के रूप में और अधिक पहचान और सफलता मिली। श्रृंखला को कहानी कहने के अनूठे ब्रांड और मजबूत पात्रों के लिए सराहा गया। शो के पहले 2 सीजन की रेटिंग बहुत अच्छी थी और अपने 6 सीजन के प्रसारण के दौरान ये शो कभी भी शीर्ष 30 से बाहर नहीं हुआ। लॉस्ट पर लिंडेलोफ के काम ने अपने पूरे दौर में कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त किए, जिसमें 2005 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीतना भी शामिल है। 11 लिंडेलोफ और द लॉस्ट राइटिंग स्टाफ ने पहले और दूसरे सीजन में अपने काम के लिए फरवरी 2006 समारोह में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय श्रृंखला के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीता। 12 उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटकीय श्रृंखला के लिए WJ पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया, अर्थात दूसरे और तीसरे सीजन में उनके काम के लिए फरवरी 2007 समारोह, 13 चौथे सीजन में उनके काम के लिए फरवरी 2009 समारोह में, 14 और 5वें सीजन में अपने काम के लिए फरवरी 2010 समारोह में। 15 लिंडेलोफ और उनके सह-लेखक ड्रू गोडार्ड को फ्लैशेस बिफोर योर आइज एपिसोड लिखने के लिए फरवरी 2008 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ एपिसोडिक ड्रामा के लिए WJ पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 16 वंडरकॉन 2012 में लिंडेलोफ और सह श्रोता कार्ल्टन क्यूस को अपने दैनिक पॉडकास्ट और प्रशंसक समुदाय में सक्रिय होने जैसी चीज़ों के साथ बदलते समय को सही मायने में अपनाने वाले पहले लोगों में से 2 के रूप में घोषित किया गया है। 6 सीजन में से अधिकांश को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन लिंडेलोफ और क्यूस दोनों शो में आलोचनाओं को संबोधित करने से डरते नहीं थे, चाहे वो पॉडकास्ट के माध्यम से हो या मीडिया के अन्य रूपों के माध्यम से। हालांकि
लिंडलोफ ने 2013 के अंत में कहा कि वह अब शो के खत्म होने के तरीके से नाखुश लोगों को संबोधित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, और मैं क्या करूं? मैं ये स्वीकार करने के अवसर का लाभ उठा रहा हूं कि कितने लोग इससे असंतुष्ट थे कि इसका अंत कैसे हुआ। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं आत्मनिंदा करने वाला और मजाकिया बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये लोगों को ये बताने के लिए एक विस्तृत या स्पष्ट रक्षा तंत्र है कि मैं कमरे में हाथी के बारे में पूरी तरह से जागरूक हूं और मुझे उसके बैठने से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चेहरे पर और मेरे चारों ओर गंदगी, और यहाँ मेरा हिस्सा है, मैं अंततः इसके बारे में बात करना बंद कर दूंगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका हकदार या इससे ऊपर महसूस करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं दिल या दिमाग नहीं बदलूंगा। मैं आपको पूरे समय यह विश्वास नहीं दिलाऊंगा कि वे मरे नहीं थे, और न ही मेरी अनंत घोषणाओं के बावजूद यह मानने के लिए आपसे नाराज होंगे कि वे मरे हुए थे। 17 लिंडलोफ को दिसंबर 2008 के द राइट एनवायरनमेंट के एपिसोड में दिखाया गया था, जो एक सार्वजनिक टेलीविजन श्रृंखला थी जिसमें टीवी के कुछ सबसे विपुल और प्रसिद्ध श्रृंखला निर्माता और लेखकों के साथ गहन, स्पष्ट एक पर एक साक्षात्कार शामिल थे। साक्षात्कार डीवीडी पर भी उपलब्ध है। 18-19 लॉस्ट के अंत के करीब पहुंचते समय यह अफवाह थी कि लिंडलोफ और जे अब्राम्स स्टीफन किंग की द डार्क टॉवर श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। लिंडलोफ ने 2009 के अंत में यूएसए टुडे के साथ एक प्रश्नोत्तरी में इसे खारिज कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की, लॉस्ट पर 6 साल काम करने के बाद आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है अगले 7 साल मेरी सर्वकालिक पसंदीदा किताबों में से एक को अपनाने में बिताना। मैं हूँ स्टीफन किंग का इतना बड़ा प्रशंसक कि मैं इसे खराब करने से डरता हूँ। मैं किसी और द्वारा लिखी गई उन फिल्मों को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा अनुमान है कि वे बनेंगी क्योंकि वे बहुत अविश्वसनीय हैं, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। 20 लिंडलोफ ने बाद में 2009 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म स्टार ट्रैक में सह निर्माता के रूप में काम किया, जिसे उनके लगातार सहयोगी जे अब्राम्स द्वारा निर्देशित किया गया था। मई 2023 में लिंडलोफ और क्यूज पर लॉस्ट पर अपने कार्यकाल के दौरान कई कलाकारों और लेखकों द्वारा विषाक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। बर्न इट डाउन, पावर, कॉम्प्लिसिटी एंड ए कॉल फॉर चेंज इन हॉलीवुड पुस्तक के एक अंश में लेखक मॉरीन रयान ने पर्दे के पीछे की कथित विषाक्तता पर श्रृंखला के विभिन्न अभिनेताओं, लेखकों और चालक दल के सदस्यों का साक्षात्कार लिया। कई स्रोतों ने दावा किया कि लिंडलोफ ने श्रृंखला से हैरोल्ड पेरिन्यू के प्रस्थान के बारे में कहा था कि अभिनेता ने मुझे नस्लवा दी कहा था, इसलिए मैंने उसे बर्खास्त कर दिया। 21 लिंडलोफ ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, मुझे उन विशिष्ट चीज़ों की कोई याद नहीं है, और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे नहीं हुए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यह सचमुच मेरे दिमाग को चकित कर रहा है कि वे घटित हुए थे, और यह सोचना कि मैंने उनकी गवाही दी थी या मैंने उन्हें कहा था। ये सोचना कि वे मेरे मुंह से निकले थे या उन लोगों के मुंह से निकले थे जिन्हें मैं अब भी मित्र मानता हूँ, गणना करना नहीं है। 18 लिंडलोफ ने लॉस्ट में श्रोता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत विफलताओं को स्वीकार करते हुए कहा, एक प्रबंधक और एक बॉस के रूप में मेरी बुनियादी अनुभवहीनता का स्तर, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मेरी भूमिका जो रचनात्मक खतरे और जोखिम लेने का माहौल तैयार करने के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करने वाली थी और रचनात्मक प्रक्रिया के अंदर आराम, मैं उस प्रयास में असफल रहा और मैं महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ हूँ, और इसे उन लोगों की कीमत और आघात पर नहीं आना चाहिए था जिन्हें मैंने लॉस्ट पर चोट पहुंचाई थी। 18 2011-2017 द लेफ्टओवर्स फिल्में और आलोचनात्मक प्रशंसा। मुख्य लेख, द लेफ्टओवर्स टीवी श्रृंखला। 2011 में लिंडलोफ ने फैंटेसी श्रृंखला वंस अपॉन ए टाइम के विकास में सहायता की, जिसे पूर्व लॉस्ट लेखक एडवर्ड किटिस और एडम होरोविट्स ने बनाया था। पायलट में उन्हें आधिकारिक तौर पर श्रेय नहीं दिया गया। 22 इसके अलावा 2011 में
लिंडेलोफ, एलेक्स कट्समैन और रॉबर्टो ओरी और कई अन्य लेखकों ने कॉमिक बुक श्रृंखला काउबॉय एंड एलियंस के फिल्म संस्करण की पटकथा में योगदान दिया। लिंडेलोफ ने रिडले स्कॉट की विज्ञान कथा फिल्म प्रोमेथियस के लिए पटकथा का सह लेखन किया, जो व्यावसायिक सफलता के लिए जून 2012 में रिलीज हुई थी। लिंडेलोफ ने 2013 के साइंस फिक्शन एक्शन सीक्वल स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस का भी निर्माण किया और कट्समैन और ओर्सी के साथ इसकी पटकथा लिखी। साथ ही उस वर्ष उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म वर्ल्ड वॉर Z के लिए पटकथा का सह लेखन किया। पीबॉडी अवार्ड्स 2016 में लिंडेलोफ। उन्होंने निर्देशक ब्रैड बट के साथ साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म टुमारोलैंड के लिए पटकथा लिखी, जो लिंडेलोफ, बड और जेफ जेनसन की कहानी पर आधारित थी। 2015 में रिलीज होने से पहले ये फिल्म कई वर्षों से विकास में थी। 23-24 2014 में लिंडेलोफ ने टॉम पैरोट्टा के साथ HBO अलौकिक नाटक श्रृंखला द लेफ्टओवर्स का सह निर्माण किया, जो पैरोट्टा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 25-26 उन्होंने शो के 3 सीजन के दौरान शोनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 27 श्रृंखला को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। कई आलोचकों ने द लेफ्टओवर्स को सर्वकालिक महानतम टेलीविजन श्रृंखलाओं में से एक बताया। 28, 29, 30, 31, 32 और इसके लेखन, निर्देशन, अभिनय और विषयगत गहराई की विशेष प्रशंसा की। अपने पूरे प्रदर्शन के दौरान औसत नील्सन रेटिंग प्राप्त करने के बावजूद श्रृंखला ने एक पंथ विकसित किया है। 3-3, 3-4, 3-5 2018 वर्तमान वॉचमैन और आगे की फिल्में। मुख्य लेख चौकीदार टीवी श्रृंखला। अगस्त 2018 में ये घोषणा की गई थी कि लिंडेलोफ एलन मूर के वॉचमैन को HBO के लिए एक श्रृंखला के रूप में रूपांतरित करेगा। उन्हें पहले ये कहते हुए उद्धृत किया गया था कि यह उनका पसंदीदा ग्राफिक उपन्यास था और लॉस्ट पर एक बड़ी प्रेरणा थी। 36 श्रृंखला, जिसमें ग्राफिक उपन्यास की घटनाओं पर आधारित एक मूल कहानी है, का आलोचकों की प्रशंसा के साथ 2019 में प्रीमियर हुआ। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर श्रृंखला को 112 समीक्षाओं के आधार पर 95% रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 8.58/10 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, बोल्ड और ब्रिस्टलिंग, वॉचमैन को देखना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ की नई परतें और कई जटिल पात्रों को जोड़कर यह अपनी खुद की एक प्रभावशाली पहचान बनाने के लिए अपने स्रोत सामग्री पर विशेषज्ञ रूप से निर्माण करता है। 37 जबकि HBO ने शो के प्रसारण के बाद दूसरे सीजन की पुष्टि नहीं की थी, लिंडेलोफ ने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो संभवतः इसके लिए वापस नहीं आते, बल्कि इसके बजाय इस ब्रह्मांड में स्थापित एक और कहानी बताने के लिए एक और निर्माता आगे आते। लिंडेलोफ ने कहा कि उन्हें लगा कि शो मेरी कहानी नहीं है और ये 9 एपिसोड एक तरह से वो सब कुछ हैं जो मुझे वॉचमैन के बारे में इस बिंदु पर कहना है। 38 2019 में लिंडेलोफ ATA और पैकेजिंग की प्रथा के खिलाफ WGA के रुख के हिस्से के रूप में अपने एजेंटों को बर्खास्त करने में कई अन्य लेखकों में शामिल हो गए। 39 2020 में लिंडेलोफ ने हॉरर थ्रिलर फिल्म द हंट का लेखन और निर्माण किया। फिल्म ने अपने राजनीतिक विषय के कारण कुछ मीडिया विवादों को आकर्षित किया। 40 और रिलीज होने पर इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। लगभग एक सप्ताह तक व्यापक रिलीज के बाद कोविड-19 नियमों ने सिनेमाघरों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया और फिल्म बाद में लगभग विशेष रूप से ड्राइव-इन्स पर चली। 41 2022 में लिंडेलोफ को एक आगामी स्टार वार्स फिल्म के लेखक के रूप में घोषित किया गया था, जिसका निर्देशन शर्मीन ओम्बैड चिनॉय ने किया था। 42 उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया और 2023 में स्टीवन नाइट को उनकी जगह लेते हुए प्रोजेक्ट छोड़ दिया। 43-44 कॉमिक्स। लिंडेलोफ मार्वल कॉमिक्स के लिए 6 अंक वाली कॉमिक बुक मिनिसीरीज अल्टीमेट वुल्वरिन बनाम हल्क के लेखक हैं, जो अल्टीमेट मार्वल ब्रह्मांड में घटित होती है। 45 इसका प्रकाशन जनवरी 2006 में शुरू हुआ।
फरवरी 2006 में दूसरे अंक के बाद लिंडेलोफ के अन्यत्र भारी कार्यभार के कारण उत्पादन निलंबित कर दिया गया था। आखिरी स्क्रिप्ट 2008 में मार्वल को सौंपी गई थी और श्रृंखला का प्रकाशन मार्च 2009 में फिर से शुरू हुआ। उन्होंने जून 2012 में डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित कॉमिक बुक श्रृंखला लेजेंड्स ऑफ द डार्क नाइट वॉल्यूम 2 का पहला अंक भी लिखा। लिंडेलोफ ने टाइम वॉर्प नंबर 1 मई 2013 के लिए एक रिप हंटर कहानी लिखी, जिसे जेफ लेमायर ने तैयार किया था और वर्टिगो द्वारा प्रकाशित किया गया था। 46-47 कलात्मकता। सहयोगी। लिंडेलोफ अक्सर फिल्म पेशेवरों के एक मजबूत समूह के साथ सहयोग करते हैं, जिसमें जे अब्राम्स, एडम होरोविट्स, एलेक्स कट्समैन, रॉबर्टो ओर्सी, एडवर्ड किटिस, आंद्रे नैमैक, जोश एपेलबाम, जेफ पिंकनर और ब्रायन बक शामिल हैं। 6. प्रभाव। लिंडेलोफ स्वयं को स्टीफन किंग का प्रशंसक बताते हैं और उन्होंने लॉस्ट में किंग के काम के कई संदर्भ दिए हैं। साथ ही आधिकारिक लॉस्ट पॉडकास्ट में उल्लेख किया है कि द स्टैंड एक बड़े प्रभाव के रूप में कार्य करता है। लिंडेलोफ को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एलन मूर द्वारा लिखित ग्राफिक उपन्यास वॉचमैन अब तक निर्मित लोकप्रिय उपन्यास का सबसे बड़ा टुकड़ा है और लॉस्ट पर इसका प्रभाव शो में कई बार स्पष्ट है। उन्होंने लॉस्ट के लिए एक बड़े प्रभाव के रूप में डेविड लिंच की ट्विन पीक्स का भी उल्लेख किया है। 48. जे अब्राम्स ने अक्सर लॉस्ट पर एक और प्रमुख प्रभाव के रूप में पैट्रिक मैकगोहन की इसी तरह की प्रतीकात्मक विज्ञान फाई जासूसी श्रृंखला द प्रिजनर का हवाला दिया था। लिंडेलोफ ने बिना किसी विशेष क्रम के अपनी पसंदीदा 6 फिल्मों की सूची दी है, जैसे टच ऑफ एविल, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, पल्प फिक्शन, द शाइनिंग, बाम्बी और द गॉडफादर पार्ट 2। 49. लिंडेलोफ टेलीविजन श्रृंखला द वायर, ब्रेकिंग बैड और बैटलस्टार गैलेक्टिका के प्रशंसक हैं। व्यक्तिगत जीवन। लिंडेलोफ ने 2005 में हेडी मैरी फुगेमैन से शादी की, दंपति का एक बच्चा है। 50. कार्य। उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्म। वर्ष शीर्षक लेखक निर्माता टिप्पणियाँ। 2009 स्टार ट्रैक बिना श्रेय हाँ। 2010 ओली क्लुबलिस्टफ बनाम नाजियों हाँ कार्यकारिणी लघु फिल्म। 2011 काउबॉय और एलियंस हाँ कार्यकारी बिना श्रेय। 2012 प्रोमेथियस हाँ कार्यकारिणी। 2013 खुले दिल नहीं कार्यकारिणी दस्तावेजी। स्टार ट्रैक अंधेरे में हाँ हाँ। विश्व युद्ध ज़ हाँ नहीं। 2015 टुमोरोलैंड हाँ हाँ। 2017 चाप को मोड़ना नहीं कार्यकारिणी दस्तावेजी। 2020 शिकार हाँ हाँ। 2022 किसी दूसरे देश नहीं हाँ लघु फिल्म जोसेफ माइकल स्ट्रेजिंस्की STREZNSKI 1 जन्म 17 जुलाई 1954 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और हास्य पुस्तक लेखक हैं। वह सिंथेटिक वर्ल्ड्स लिमिटेड और स्टूडियो JMS के संस्थापक हैं और उन्हें विज्ञान कथा टेलीविजन श्रृंखला बेबीलोन 5 1993-1998 और इसके स्पिन ऑफ क्रूसिड 1999 साथ ही श्रृंखला जेरेमिया 2002-2004 के निर्माता के रूप में जाना जाता है और सेंस 8 2015-2018। 2 वह हरलान एलिसन की संपत्ति का निष्पादक है। 3 स्ट्रेजिंस्की ने मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म चेंजलिंग 2008 लिखी और मार्शल आर्ट थ्रिलर निंजा असैसिन 2009 के सह लेखक थे। मार्वल थॉर 2011 के लिए प्रमुख लेखकों में से एक थे और उन्होंने इसमें कैमियो भी किया था। साथ ही हॉरर फिल्म अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग 2012 और सर्वनाश हॉरर फिल्म वर्ल्ड वॉर Z 2013। 2001 से 2007 तक स्ट्रेजिंस्की ने मार्वल कॉमिक्स द अमेजिंग स्पाइडर-मैन लिखा। इसके बाद थॉर और फैंटास्टिक फोर पर रचनाएं लिखीं। वह ग्राफिक उपन्यासों की सुपरमैन अर्थ वन त्रय के लेखक हैं और उन्होंने डीसी कॉमिक्स के लिए सुपरमैन, वंडर वुमन और बिफोर वॉचमैन लिखा है। स्ट्रेजिंस्की कई मूल कॉमिक बुक श्रृंखलाओं के निर्माता और लेखक हैं, जैसे कि राइजिंग स्टार्स, मिडनाइट नेशन, ड्रीम पुलिस और जोस कॉमिक्स के माध्यम से 10 ग्रैंड।
विभिन्न मीडिया में एक विपुल लेखक और पूर्व पत्रकार, स्ट्रेजिंस्की हार्पर-वॉयेजर के लिए आत्मकथा बिकमिंग सुपरमैन 2019, साइमन एंड शूस्टर के लिए उपन्यास टुगेदर वी विल गो 2021 और बिकमिंग अ राइटर, स्टेइंग अ राइटर 2021 के लेखक हैं। 2021 बेनबेला बुक्स के लिए 2020 में उन्हें कॉमिक्स प्रकाशन कंपनी आर्टिस्ट्स, राइटर्स एंड आर्टिसंस के लिए क्रिएटिव काउंसिल का प्रमुख नामित किया गया था। स्ट्रैजिंस्की यूजनेट और अन्य शुरुआती कंप्यूटर नेटवर्क में लंबे समय से भागीदार हैं, जो 1984 से विभिन्न ऑनलाइन मंचों, जिनी, कंप्यूसर्व और अमेरिका ऑनलाइन सहित के माध्यम से प्रशंसकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्हें प्रशंसकों के साथ सीधे जुड़ने वाले पहले टीवी निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। इंटरनेट 4-5 और दर्शकों के दृष्टिकोण को उनके शो के स्वरूप और अनुभव को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए बेबीलोन 5 में इंटरनेट का उपयोग देखें। 2 प्रमुख क्षेत्र जहां उनकी उपस्थिति थी, वे थे तो पहले भी ये एक तरह से मूवी जब बनी थी 190 मिलियन से लेकर तकरीबन 270 मिलियन तक का इसका बजट पहुंच चुका था और फिर मूवी रिलीज़ की गई। इसने जो कलेक्शन किया तकरीबन 540 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन था और सुपर हिट ये मूवी उस समय में रही थी। तो अब आगे कोई अपडेट आती है, टीजर या पोस्टर या कुछ भी एक तरह से रिलीज़ होता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो लाकर बताता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।